देखिए, आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता। कल हम देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो लेक्चर नंबर 1 था और यह लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो यह लेक्चर नंबर 2 है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसे संस्कृत भाषा का शब्द कहा जाता है। आर्य जो है किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। और वैदिक सभ्यता को कौन सी सभ्यता बोलते हैं? तो आर्य सभ्यता बोलते हैं। और आर्य को संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। ठीक है, अब देखिएगा, आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य को भारतीय संस्कृत एवं सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। आर्य को भारतीय संस्कृत एवं सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, आर्य की जो पहचान की है यह नाडिक प्रजाति के रूप में हुआ है। इसका पहचान पूछेगा कि आर्य का पहचान जो है किस प्रजाति रूप में हुआ है, तो क्या बोलेंगे? नाडिक प्रजाति के रूप में आर्यों का पहचान हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां समझिएगा, वैदिक सभ्यता के बारे में देख रहे थे, आप समझिएगा यहां से। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के कालखंड के बारे में अगर देखेंगे पूरा ओवरऑल, तो इसका काल जो है 1500 बीसी। ये बीसी याद रखिएगा, बीसी मतलब होता है बिफोर द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और बीसी एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए ये 0 ईस्वी है, तो 0 ईस्वी के पहले इधर के काल को बोलते हैं हम लोग बीसी, और 0 ईस्वी के इधर के काल को बोलते हैं हम लोग एडी। एडी मतलब ईस्वी, इधर ईस्वी बोलते हैं, इधर बोलते हैं ईसा पूर्व। दोनों फंसी है, 0 की इधर आएगा तो ईसा पूर्व, और 0 के इधर आएगा तो एडी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, तो वैदिक सभ्यता का पूरा जो है ये कालखंड 1500 से लेके 600 बीसी है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के जो कालखंड है ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है ये 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिएगा, दूसरा नंबर जो हेडिंग है, यहां ध्यान समझिएगा कि आर्यों का मूल स्थान अलग अलग जो है इतिहासकार अलग अलग बताए कि आर्य यहां से आए थे, कोई बोले नहीं आर्य वहां से आए थे। तो वही बताए हैं कि बाल गंगाधर तिलक बोले थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। भारत जो है आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। विलियम जोन्स बोले नहीं। ठीक है, विलियम जोन्स बोले नहीं, आर्य जो है यूरोप से आए थे। ठीक है, एक और आए इतिहासकार, वो थे मैक्स मुलर, वो बोले कि नहीं आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, एक और आए दयानंद सरस्वती आए, वो बोले कि नहीं आर्य जो है तिब्बत से आए थे। तो तरह तरह के इतिहासकार तरह तरह का अपना मत दिए थे। तो पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये कौन बोले थे कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आर्य यूरोप से आए थे, कौन बोले थे? विलियम जोन्स। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये कौन बोले थे? मैक्स मुलर। आर्य तिब्बत से आए थे, ये कौन बोले थे? दयानंद सरस्वती। तो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको मारना पड़ेगा वहां पे सोच के। ओके, आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो थी ये पुरुष प्रधान थी। अभी भी तो हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है ना। अभी मेरा नाम अगर कोई पूछेगा तो हम अपना नाम बताएंगे, और प्राथमिकता अगर देना होगा तो क्या देंगे? पापा। पापा के नाम लेके मुझे मतलब पुकारेंगे, ये फल्लमा का बेटा है, ये है, वो है। ओके, लेकिन वो आगे बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था, वहां माँ के नाम से आपको पहचाना जाता था। यहाँ पुरुष प्रधान है, पिता के नाम से आपको जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में जो है घोड़ा पशु का ज्यादा प्रयोग हुआ था। वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा जो
पशु का प्रयोग हुआ है वो घोड़ा पशु का ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे वैदिक सभ्यता के लोग जो थे युद्ध प्रिय थे, मतलब ये लोग ना युद्ध ज्यादा करते थे, युद्ध प्रिय थे ये लोग। ओके, वैदिक सभ्यता युद्ध प्रिय थे, याद रखिएगा। ओके, आगे यहाँ जो था वर्ण व्यवस्था, ये समाज के गुण एवं धर्म के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, समाज के गुण और धर्म के आधार पर बांटा गया था। अब देखिएगा वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कैसी सभ्यता थी, तो यह नगरीय थी, यह नगरीय सभ्यता थी और यह ग्रामीण सभ्यता है। ओके, अब देखिएगा समाज कैसा है, वैदिक सभ्यता था तो पितृ प्रधान, मतलब पिता को ज्यादा वैल्यू देता था। आगे कृषि योग भूमि को वैदिक सभ्यता में उर्वरता कहते थे, कृषि योग भूमि को वैदिक सभ्यता में उर्वरता कहते थे, और उर्वरता में कृषि पशुपालन योग भूमि ये सब के अंतर्गत आते थे। ठीक है, उर्वरता मतलब ये हो गया कि जो भूमि मुझे अनाज देती है उबार के, ठीक है, उसे बोलते हैं उर्वरता। तो उर्वरता में क्या होता है, कृषि रुषि होता था, पशुपालन होता था, योग भूमि ये सब था। ठीक, इसी बोलते हैं उर्वरता भूमि। ओके, अब देखिएगा, देखिए अब यहां समझिएगा कि यहाँ के जो समाज थे ना, ये समाज को 4 भागों में बांटा गया है। एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, ठीक है, एक वैश्य थे, एक शूद्र थे। ठीक है, कहा जाता है कि जो पूजा कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का काम क्या है, पूजा कराना। ठीक है, क्षत्रिय का काम क्या है, लड़ाई करना। वैश्य का काम क्या है, व्यापार करना। शूद्र का काम क्या है, सेवा करना। और एक बात और कहा जाता है, ये जन्म के बारे में पूछेगा, देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको हम, जैसे कि ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा जी। ठीक है, तो बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा के भुजा से किसका जन्म हुआ है, तो क्षत्रिय का जन्म हुआ है, क्षत्रिय का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के जांघों से किसका जन्म हुआ है, तो यह वैश्य का जन्म हुआ है, ये कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मा के पैरों से किसका जन्म हुआ है, तो यह शूद्र का जन्म हुआ है। ठीक है, ये कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे है यहां समझते हैं। देखिए यहां से देखिएगा, देखिए नोट में लिखा हुआ है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, परिवार या कुल। वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को कहते थे। अब देखिएगा ऋग्वैदिक काल में स्रोतों की जानकारी जो मिला है ये वेद से मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्रोतों की जानकारी किससे मिला है, वेद से मिला है। और वेद कितने हैं, तो वेद टोटल 4 गो है, और ये 4 गो वेद हम यहाँ लिख दिए हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वैतत्री वेद किसे बोलते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों को वैतत्री वेद बोलते हैं, जबकि सामवेद जो है वैतत्रीय वेद में नहीं आते हैं। ओके, अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। ऋग्वेद में 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है, और ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है, जो कि 3रे मंडल में इसकी चर्चा है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। और ऋग्वेद में टोटल अगर देखेंगे मंडल कितना है, तो टोटल मंडल 10 है। तो टोटल मंडल कितना है ऋग्वेद में, टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितने हैं, तो 10,462, 10,462 ऋचाएं हैं। ओके, सूक्त कितना है, तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ओके,
आगे आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य एवं पद वाला वेद भी बोलते हैं। ओके, गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद भी बोलते हैं एवं संगीत का वर्णन जो है ये सामवेद में है। चौथा है अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद, जिसमें कि जादू टोना वैशीकरण की चर्चा है। ओके, और सबसे नया वेद, सबसे न्यू वेद किसे बोलते हैं? तो अथर्ववेद को ही बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ देखते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है और दशराग युद्ध जो है रावी नदी के तट पे हुआ था और इसमें जो है दशराग युद्ध जो है 10 गो जन और राजा सुदास के बीच हुआ था, जिसमें कि 10 जन हार गए थे और राजा सुदास जो है जीत गए थे। ठीक है, और ये दशराग युद्ध जो है यह किस नदी किनारे स्थित मतलब वहां पे किस नदी किनारे युद्ध हुआ था? ये तो रावी नदी किनारे युद्ध हुआ था और रावी नदी का प्राचीन नाम जो है क्या है? तो पुरुषनी है। ओके, बस यही याद रखना है। तो यही छूट गया था। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे है 5वां नंबर हेडिंग कि ऋग्वेद काल में मनोरंजन के साधन। ऋग्वेद काल में जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे तो पहला साधन था कि ये लोग संगीत प्रेमी थे, संगीत सुनते थे, मनोरंजन में संगीत सुनते थे, रथ का दौड़ करते थे। ठीक है, आप समझिएगा। ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र का नाम जो है 250 बार आता है। ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितना बार आया है? 250 बार आया है। और आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे, ये जो मेरा नोट्स है ये मेरा टोटल लुसेंट का नोट्स है। ठीक है, टोटल लुसेंट का। जैसे थ्योरी होता है ना, तो थ्योरी से निकाल के इस तरह से हम नोट्स बना के आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि ये लुसेंट का नहीं है, ये सब मत बोलिएगा। ठीक है, आगे 6ठा हेडिंग कि ऋग्वेद काल में नदी का उल्लेख। समझिएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वैदिक काल में। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। गंगा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वैदिक काल में एक बार किया गया है। कितना बार? तो एक बार गया है गंगा नदी का उल्लेख। यमुना नदी का उल्लेख जो है ये 3 बार किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे ज्यादा बार किया गया है, कई बार किया गया है। तो सबसे कम उल्लेख जो है गंगा का है, उसके बाद 3 बार जो है यमुना का उल्लेख किया गया है और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 7वां नंबर ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्था जो थी, टोटल 4 गो संस्था थी। ठीक है, एक होते थे सभा, एक होते थे समिति, एक होते थे विदर्भ, एक होते थे गण। सभा में श्रेष्ठ लोग बैठते थे, सभा में श्रेष्ठ लोग बैठा करते थे। समिति में आम लोग के लिए समिति हुआ करती थी, मतलब आम लोग के लिए समिति हुआ करते थे और श्रेष्ठ लोग के लिए सभा हुआ करते थे। विदर्भ जो है ये सबसे प्राचीन संस्था थी। पूछेगा कि सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? तो विदर्भ थी। ठीक है, अब गण में जो है वरिष्ठ लोग के लिए गण हुआ करते थे, वरिष्ठ लोग यहाँ आके बैठते थे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं 8वां नंबर हेडिंग। 8वां नंबर बोला गया है प्रमुख नदी एवं प्राचीन नाम। प्रमुख नदी मतलब आधुनिक नदी एवं प्राचीन नाम। समझिएगा, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, ये हो गया प्राचीन, एक हो गया आधुनिक। तो पूछेगा पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। तो उल्टा भी आप ले सकते हैं कि रावी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, जैसे ही आपको याद रखना है रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। अब देखिए अस्कनी जो है किसका प्राचीन नाम है? चिनाव का प्राचीन नाम है अस्कनी। ठीक है, विदास्ता का प्राचीन नाम, विदास्ता किसका प्राचीन नाम है? झेलम का प्राचीन नाम है विदास्ता। ठीक है, अब गोमती जो है किसका प्राचीन नाम है? किस नदी का? तो गोमल का प्राचीन नाम है गोमती। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? ब्यास का। ठीक है, अब देखिए सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? गंडक का। ठीक है,
दृष्टवती, दृष्टवती किस नदी का प्राचीन नाम है? घग्गर। दृष्टवती किस नदी का प्राचीन नाम है? घग्गर। ओके, आगे अब देखिए 9वां नंबर हेडिंग है, ऋग्वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। अब समझिएगा, एक होते हैं प्रेम विवाह, एक होते हैं, मतलब यहां से देखिएगा, एक होते हैं गंधर्व विवाह, एक होते हैं ब्राह्मण विवाह, एक होते हैं आर्य विवाह, एक होते हैं पिशाच विवाह। तो ये 4 गो विवाह का वर्णन किया गया है। मतलब यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे विवाह हैं, लेकिन जो मेन है वो हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना देखते हैं हम। ये गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसे बोलते हैं? तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। कोई भाग के शादी कर लिया तो इसे प्रेम विवाह बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रेम विवाह को एक गंधर्व विवाह बोलते हैं। एक होते हैं ब्राह्मण विवाह, मतलब समान वर्ग में अगर विवाह हो रहे हैं तो ब्राह्मण विवाह। मान लीजिए कोई एससी है और एससी मान लीजिए मेल है और एक और एससी है, ये क्या है? फीमेल है। तो दोनों समान वर्ण हो गया। तो समान वर्ण में जो विवाह होते हैं उसे बोलते हैं ब्राह्मण विवाह, जो हम लोग में चलता है। एक होता है आर्य विवाह। आर्य विवाह किसे बोलते हैं? तो आर्य विवाह उसे बोलते हैं जब लड़का और लड़की के पापा को एक जोड़ा बैल गिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्य विवाह। एक होते हैं पिशाच विवाह। पिशाच विवाह मतलब ये हो गया कि धोखा दे के शादी करना, धोखा दे के शादी करना, इसे बोलते हैं पिशाच विवाह। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में प्रमुख पेय पदार्थ का उल्लेख, ठीक है, किया गया है। कमे मंडल में, 9वें मंडल में। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पेय पदार्थ का उल्लेख किसका किया गया है? मतलब किस मंडल में? तो 9वें मंडल में। ठीक है, और पेय पदार्थ में कौन आते थे? सोमरस आते थे। ओके, आगे देखते हैं अनुलोम विवाह। यहाँ देखिए, यहाँ पर या वैसे उधर लिखना था पर इधर लिख दिए। अनुलोम विवाह समझिएगा। अनुलोम विवाह जो है, लड़का जो है उच्च कोटि का, लड़का उच्च कोटि का है और लड़की निम्न कोटि की है, तो इसे बोलते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है, प्रतिलोम विवाह किसे बोलते हैं? कि लड़का निम्न कोटि का है और लड़का उच्च कोटि का है। ठीक है, उच्च जाति का, उच्च कोटि बोलिए या फिर जाति बोलिए। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, अनुलोम विवाह किसे बोलेंगे? लड़का उच्च जाति का है। और प्रतिलोम विवाह किसे बोलेंगे? लड़का निम्न जाति का है। ठीक है, तो अनुलोम विवाह हो गया जो लड़का उच्च जाति का होगा और लड़की निम्न जाति का होगी, जिसे बोलेंगे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह किसे बोलेंगे? जब लड़का निम्न जाति का होगा और लड़की उच्च जाति की होगी, तब इसे बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। ओके, आगे एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपका सेट में नंबर इंक्रीज कराना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा, नोट में लिखा गया है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं? अमाजू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाजू कहते हैं। अब समझिएगा, 10वां नंबर हेडिंग है आश्रम की अवस्था। मतलब 4 प्रकार की अवस्था बताई गई है। ठीक है, पहला बताया गया है कि ब्रह्मचर्य रहना है। दूसरा बताया गया है गृहस्थ जीवन बिताना है, फिर वानप्रस्थ होना है या फिर सन्यासी जीवन बिताना है। तो 4 गो अवस्था है ये। ओके, तो ब्रह्मचर्य के लिए एक एज निर्धारित की गई है कि 0 से 25 वर्ष की जो आयु होती है ये ब्रह्मचर्य ही बिताना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य के लिए है। और गृहस्थ बोलता है कि 25 से 50 के बीच में गृहस्थ जीवन बिता लेना चाहिए, मतलब शादी कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। वानप्रस्थ मतलब कि 50 से 75 के बीच अगर है तो ये वानप्रस्थ हो गया। सन्यासी 75 और 100 के बीच क्या हो गया? सन्यासी। ओके, ये एज लिमिट किया गया है। अब देखिएगा, धर्म कर्म अपना जीवन बिताता है, मतलब धर्म कर्म के हिसाब से अपना जीवन बिताता है। कहाँ पे? तो आश्रम में। ठीक है, यही सब है। ओके, धर्म कर्म के हिसाब से अपना जीवन बिताना, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी, ठीक है, मेरे गुरु, तो समझ रहे हैं, सभी के गुरु हैं। तो वही बताया गया है इसमें। आगे है टॉपिक नंबर महाजनपद। क्या है? महाजनपद। ओके, महाजनपद, ये टॉपिक शायद खत्म हो गया ये। ठीक है, और ये जो हम 4 गो आश्रम देखे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये चारों आश्रम का उल्लेख जो है जलोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? जलोपनिषद में मिलता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद समझिएगा, महाजनपद यहाँ देखिएगा, महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये मतलब बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से महाजनपद की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ में महाजनपद की जानकारी जो मिलती है यह भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा,
महाजनपद कैसे बना? पहले कबीला आया, कबीला बना, फिर जन हुआ, फिर जनपद हुआ, तब जाकर महाजनपद हुआ। ठीक है, और टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितना है? तो 16 टोटल महाजनपद की संख्या है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 16 महाजनपद। अब समझिएगा कि 16 महाजनपद के उदय को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति जो थे वो सिंधु घाटी मतलब में थे। ठीक है, अब देखिएगा तो दूसरा प्रथम, देखिए यही पे यहाँ लिखा है ना, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता था, जबकि द्वितीय नगरीय क्रांति जो है महाजनपद को कहा जाता है, महाजनपद के उदय को। अब देखिएगा यहां से समझिएगा, ये द्वितीय, यहाँ जो है उत्तर वैदिक काल में लोहा प्रमुख थे। उत्तर वैदिक काल में क्या प्रमुख थे? लोहा प्रमुख थे। और प्रथम नगरीय क्रांति जो है सिंधु सभ्यता को कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता को, और यहाँ प्रमुख क्या थे? तो कांसा थे। ठीक है, अब देखिएगा 16 महाजनपद को अंग, ठीक है, अंग हो गया, मगध हो गया, बज्जी हो गया, ठीक है, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, ये सब क्या हो गया? 16 महाजनपद में ये सब आते हैं। तो आगे भी है, बताते हैं। देखिए अब राजधानी देखते हैं। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और चंपा कहाँ पड़ता है? तो बिहार के भागलपुर में ही पड़ता है। ठीक है, मगध, मगध की राजधानी गिरिपीठ, गिरिपीठ या राजगिरी बोल सकते हैं, ये कहाँ पड़ता है? ये भी बिहार में पड़ता है। बज्जी की राजधानी वैशाली या विदे, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? मिथिला, बिहार में ही पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और विराटनगर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो अवंती की राजधानी उज्जैन बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तरी उज्जैन बोल सकते हैं, और दक्षिण में महिष्मती है। ठीक है, महिष्मती। और अवंती कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर यह है, छठा है असमक। असमक जो पता था, असमक की राजधानी पूछ लिया तो पोतली या पोतन बोल सकते हैं। और ये असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। पूछेगा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक। सातवां है गंधार। गंधार पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान जो है मतलब तक्षशिला ही पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये चीज भी याद रखिएगा। और कंपोज जो है ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए समझिएगा, तो गंधार पड़ता है पाकिस्तान में, और गंधार की राजधानी तक्षशिला, और कंपोज की राजधानी हटक। ओके, और ये दोनों ऐसा महाजनपद है जो भारत के बाहर है। पूछेगा कि ऐसे कौन से महाजनपद है जो भारत के बाहर है? तो एक गंधार, एक कंपोज। ठीक है, गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंपोज की राजधानी हटक। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पे हम लिखे बिहार में 3 गो महाजनपद है। डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं कि बिहार में कितने महाजनपद? 3 गो। दक्षिण भारत में मात्र 1 गो है, वो भी है असमक। एमपी में कितना गो है? 1 गो है, वो विराटनगर जिसकी अथी था। ठीक है, और राजस्थान में भी मतलब ये उज्जैन जो था। ठीक है, एमपी में। अब देखिए राजस्थान में 1 गो है, पाकिस्तान में 2 गो है, और पाकिस्तान में 2 गो कौन कौन है? तो गंधार और कंपोज है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है उत्तर प्रदेश में 8 गो है। उत्तर प्रदेश में 8 गो है, तो 8 गो हम इधर देखिए, अब 8 गो हम इधर देखने वाले हैं। टोटल उत्तर प्रदेश में 8 गो है। ओके, अब देखिएगा चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल की राजधानी कुशीनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा। पंचाल की राजधानी कंपिल। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। ओके, फिर से बोल देते हैं। चेदी की राजधानी शक्तिमती जो बुंदेलखंड में है, यूपी के बुंदेलखंड में है। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल की राजधानी कुशीनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा। पंचाल की राजधानी कंपिल, और मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा टॉपिक हो गया खत्म, यहाँ से मेरा टॉपिक खत्म हो गया। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, छोड़ना नहीं है, आप लोग को पढ़ते ही रहना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है वीडियो को। वैसे मेरा कोई पर्पस नहीं है कि आप लोग को सब्सक्राइब करवाना ही है मुझे। एक्चुअली सब्सक्राइब अगर आप करते हैं या फिर लाइक अगर आप करते हैं, सब्सक्राइब या लाइक करते हैं आप, तो इससे होता है क्या, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा प्रेरित होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो बाकी आप लोग की मर्जी,
चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।